हैंक बचपन से ही एक म्यूटेंट था और उसके पैर एक सामान्य इंसान के पैरों से बिल्कुल अलग थे। उन्हीं पैरों की वजह से उसे अविश्वसनीय गति से दौड़ने की शक्ति मिली हुई थी, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी एक अलग म्यूटेंट की तरह नहीं जीना चाहता था। वो एक सामान्य इंसान की जिंदगी चाहता था। इसी कारण उसने एक ऐसा सीरम तैयार किया जो उसकी म्यूटेशन को खत्म करके उसे एक साधारण इंसान में बदल सकता था। लेकिन जैसे ही उसने वो सीरम अपने पैरों में इंजेक्ट किया, उसके पैर अचानक एक सामान्य इंसान जैसे हो गए। हालांकि कुछ ही पलों बाद उसके शरीर के अंदर अजीब बदलाव शुरू होने लगे। उसके पैर पहले से भी ज्यादा बड़े, तेज और खतरनाक बनने लगे। उसी समय उसका पूरा शरीर बदलकर नीले रंग के एक भयानक जानवर जैसा रूप लेने लगा। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जहां नाजी सैनिक अमेरिकियों को 2 समूहों में बांट रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच एक माँ और उसका छोटा बेटा भी मौजूद था। लेकिन जब उस बच्चे को उसकी माँ से अलग किया गया तो वो इस दर्द को सहन नहीं कर पाया। वो अपनी माँ तक पहुँचने के लिए बेतहाशा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन ये लड़का कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो एक म्यूटेंट था जिसके पास असाधारण शक्तियाँ थी। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके आसपास की हर चीज अचानक उसकी ओर खींचने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद एक विशाल चुंबक बन गया हो। धातु की चीजें उसकी तरफ उड़ने लगी और उसके आसपास की लोहे की सलाखें तक मुड़ने लगी। उसकी इस अद्भुत शक्ति ने कैंप के जनरल कमांडर शॉ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शॉ तुरंत आदेश देता है कि उस लड़के को उसके ऑफिस में लाया जाए। वहां पहुंचने के बाद शॉ उसके सामने मेज पर एक छोटा धातु का सिक्का रखता है और कहता है कि अगर वो अपनी शक्ति से इस सिक्के को हिला दे तो वो उसे उसकी माँ से मिलवा देगा। उस लड़के का असली नाम एरिक था। एरिक अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कितना भी ध्यान केंद्रित करे, वो सिक्के को जरा सा भी नहीं हिला पाता। यह देखकर शॉ गुस्से में एरिक की माँ को उसी के सामने गोली मार देता है। जैसे ही एरिक ये देखता है, उसके अंदर भयानक क्रोध भर जाता है। वह पूरी तरह अपना नियंत्रण खो देता है और उसके गुस्से की वजह से कमरे की हर धातु की चीज हिंसक तरीके से हवा में उड़ने लगती है। उनके आसपास की हर चीज ऐसे तैरने लगती है मानो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। शॉ एरिक की असली शक्ति देखकर डर जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। इसी बीच 1944 में एक और छोटे लड़के का परिचय होता है जिसका नाम चार्ल्स है। वह भी एक म्यूटेंट है और उसके पास बेहद शक्तिशाली टेलीपैथिक क्षमताएं हैं। एक रात जब चार्ल्स पानी पीने के लिए उठता है तो उसे अपने घर में एक अनजान लड़की छिपी हुई मिलती है। उस लड़की की पूरी त्वचा नीले रंग की होती है और उसका नाम मिस्टिक है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और वे भाई बहन की तरह साथ रहने लगते हैं। 18 साल बाद एरिक अब बड़ा हो चुका है और उसने अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार हर इंसान को मारने की ठान ली है। उसका कमरा अपने दुश्मनों की तस्वीरों से भरा हुआ है। वह एक एक करके उन सभी का शिकार करना चाहता है और उनकी जान लेना चाहता है। उसी समय एक और महत्वपूर्ण किरदार का परिचय होता है जिसका नाम मोइरा है। मोइरा असल में एक CIA एजेंट है जिसे एक अमेरिकी कर्नल पर शक हो जाता है। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए वो चुपचाप उसका पीछा करती है। वो कर्नल आखिरकार शॉ से मिलने पहुंचता है। शॉ खुद भी एक म्यूटेंट है जिसके पास अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करने की शक्ति है। वो बड़े से बड़े विस्फोट को अपने नंगे हाथों से रोक सकता है और उसकी पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में समा सकता है। क्योंकि शॉ खुद एक म्यूटेंट है, इसलिए उसने अपनी खुद की एक शक्तिशाली टीम भी बना रखी है। उसकी टीम की पहली सदस्य एमा फ्रॉस्ट है जिसके पास जबरदस्त टेलीपैथिक शक्तियां हैं और वो अपने शरीर को क्रिस्टल जैसा भी बना सकती है। दूसरी सदस्य अजेल है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है। तीसरा सदस्य रिप्टाइड है जो कहीं भी भयानक तूफान और बवंडर पैदा कर सकता है। शॉ कर्नल को आदेश देता है कि अमेरिका की मिसाइलों का निशाना तुर्की की ओर मोड़ दिया जाए, लेकिन कर्नल ऐसा करने से मना कर देता है और चेतावनी देता है कि इससे तुर्की और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ सकता है जो पूरी दुनिया के संघर्ष का रुख बदल देगा। वो साफ कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। तब शॉ उसे जान से मारने की धमकी देता है। उसी समय अजेल कर्नल को टेलीपोर्ट करके सीधे राष्ट्रपति के वॉर रूम में पहुंचा देता है। भारी दबाव के कारण आखिरकार कर्नल मिसाइलों के निशाने तुर्की की ओर बदलने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन कर्नल शॉ का सामना करता है और उसके आदेश मानने के बदले भारी रकम की मांग करता है। वह धमकी देता है कि अगर शॉ ने पैसे नहीं दिए तो वो ग्रेनेड से पूरे जहाज को उड़ा देगा। लेकिन शॉ शांतिपूर्वक उसके हाथ से ग्रेनेड ले लेता है और खुद ही उसे विस्फोटित कर देता है। जैसे ही विस्फोट होता है, शॉ पूरी धमाके की ऊर्जा को अपने शरीर में सोख लेता है। फिर वह वही ऊर्जा वापस कर्नल की तरफ छोड़ देता है जिससे कर्नल तुरंत मारा जाता है। इस बीच मोइरा, जिसने कर्नल का पीछा करते हुए शॉ के गुप्त ठिकाने तक पहुंच गई थी, अपनी आंखों से कई म्यूटेंट्स को शॉ के साथ काम करते हुए देखती है। उसे एहसास हो जाता है कि केवल एक इंसान ही शॉ को रोक सकता है, इसलिए वो चार्ल्स जेवियर की मदद लेने का फैसला करती है। मोइरा चार्ल्स के पास पहुंचती है और उसे पूरी बात बताती है। सब कुछ सुनने के बाद चार्ल्स कहता है कि शॉ से लड़ने के लिए उन्हें पहले म्यूटेंट्स की एक टीम बनानी होगी जो उसका सामना कर सके, लेकिन ऐसी टीम को आधिकारिक बनाने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति चाहिए होगी।
बिना अनुमति के वे शॉ के खिलाफ खुलकर काम नहीं कर पाएंगे। इसी कारण CIA आखिरकार एक विशेष सुविधा को स्पॉन्सर करती है जिसका नाम डिवीजन X रखा जाता है। जैसे ही डिवीजन X की स्थापना होती है, चार्ल्स अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का इस्तेमाल करके शॉ को खोजने की कोशिश करता है। आखिरकार जब उन्हें शॉ की लोकेशन मिल जाती है तो चार्ल्स सीधे उसके दिमाग से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमा फ्रॉस्ट बीच में हस्तक्षेप कर देती है और चार्ल्स की सभी टेलीपैथिक कोशिशों को रोक देती है। उसी समय एरिक भी शॉ के जहाज पर उसे मारने के इरादे से पहुंच जाता है, लेकिन शॉ की टीम एरिक को जहाज से बाहर फेंक देती है और वो समुद्र में जा गिरता है। फिर भी एरिक अपनी पूरी ताकत लगाकर जहाज का पीछा करता रहता है, लेकिन आखिरकार वो समुद्र में डूबने लगता है। तभी सही समय पर चार्ल्स पहुंच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। डिवीजन X में चार्ल्स एरिक से कहता है कि उन्हें शॉ जैसे खतरनाक म्यूटेंट्स को रोकने के लिए उसकी मदद चाहिए, लेकिन एरिक जवाब देता है कि उसे उनकी टीम में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह चार्ल्स से कहता है कि वह अपने मिशन पर ध्यान दे जबकि वह अपना काम खुद संभालेगा। डिवीजन X में एक वैज्ञानिक का परिचय होता है जिसका नाम हैंक है। हैंक ने एक बेहद उन्नत मशीन बनाई है जिसका नाम सेरेब्रो है। ये एक ऐसा उपकरण है जो टेलीपैथिक शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकता है। चार्ल्स जेवियर सेरेब्रो का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वो दुनिया भर में मौजूद म्यूटेंट्स की लोकेशन महसूस करने लगता है। आखिरकार एरिक चार्ल्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अकेले शॉ का पीछा करना सिर्फ उसकी ताकत और समय बर्बाद करेगा। इसके बाद चार्ल्स और एरिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर म्यूटेंट्स की तलाश शुरू करते हैं ताकि उन्हें अपनी टीम में भर्ती किया जा सके। अपने सफर के दौरान उनकी मुलाकात लोगन से होती है। उसके बाद वे 4 नए म्यूटेंट्स को अपनी टीम में शामिल करने में सफल हो जाते हैं। एंजल, साल्वाडोर, बैंशी, हैवॉक और डार्विन। इन सभी के पास अलग अलग अनोखी शक्तियां हैं। ये सभी युवा और अनुभवहीन म्यूटेंट्स हैं जिन्हें अभी तक अपनी शक्तियों की पूरी सीमा, अपनी ताकत और कमजोरियों का सही अंदाजा नहीं है। चार्ल्स उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता है और सिखाता है कि अपनी शक्तियों को सही तरीके से कैसे नियंत्रित और इस्तेमाल किया जाए। उसी दौरान चार्ल्स एरिक की शक्तियों को बेहतर बनाने में भी उसकी मदद करता है। एरिक के पास चुंबकीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने और धातु की चीजों को अपनी इच्छा से चलाने की शक्ति है। एक समय चार्ल्स एरिक से दूर खड़े एक सैटेलाइट डिश को मोड़ने के लिए कहता है। एरिक कहता है कि वह बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्ति से उसे मोड़ने की कोशिश करता है। बार बार कोशिश करने के बावजूद वह असफल हो जाता है। तब चार्ल्स उससे कहता है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल गुस्से के सहारे कभी न करे। वह समझाता है कि उसे अपने अंदर प्यार और गुस्से दोनों को साथ मिलाना होगा, क्योंकि तभी उसकी शक्तियां अपनी असली सीमा तक पहुंच पाएंगी। चार्ल्स की ये बातें एरिक को भीतर तक प्रभावित कर देती है। चार्ल्स की सलाह को गंभीरता से लेते हुए एरिक एक बार फिर ध्यान केंद्रित करता है और इस बार वो आखिरकार सफल हो जाता है। इसी बीच शॉ गुप्त रूप से एक रूसी कर्नल के साथ मिलकर ऐसे हमले की योजना बना रहा होता है जो पूरी दुनिया को अराजकता में धकेल सकता था। मोयरा को इन योजनाओं की जानकारी मिल जाती है और वो तुरंत पूरी डिवीजन X टीम को इसके बारे में बता देती है। टीम कर्नल की बातचीत को गुप्त रूप से सुनने और आने वाली तबाही को रोकने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि अगर ये योजना सफल हो जाती तो दुनिया के देश एक दूसरे के खिलाफ हो जाते और एक विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि शॉ खुद उस मीटिंग में आया ही नहीं। उसकी जगह एमा फ्रॉस्ट मौजूद होती है। चूंकि शॉ वहाँ नहीं होता, इसलिए वे एमा फ्रॉस्ट को पकड़ने का फैसला करते हैं और उसे CIA की एक डिटेंशन फैसिलिटी में कैद कर देते हैं। उसे पकड़ने के बाद आखिरकार उन्हें शॉ की असली योजना का पता चलता है। शॉ अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध शुरू करना चाहता है ताकि इंसान खुद को पूरी तरह खत्म कर दे। उसका मानना है कि म्यूटेंट इंसानों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है और पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार केवल उन्हीं का होना चाहिए। उसका सपना एक ऐसा नया साम्राज्य बनाना है जहां केवल म्यूटेंट्स का राज हो और कोई इंसान बाकी न बचे। जब शॉ को पता चलता है कि एमा फ्रॉस्ट को एजेंट्स ने पकड़ लिया है तो वो तुरंत अमेरिका में मौजूद डिवीजन X पर हमला कर देता है, जहां सभी नए भर्ती किए गए म्यूटेंट रह रहे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद शॉ युवा म्यूटेंट्स को अपनी बातों से बहकाने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि वे साधारण इंसानों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं और उन्हें अपनी अद्भुत शक्तियों को इंसानों की सेवा में बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो उन्हें अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देता है। शॉ की बातें सुनकर युवा म्यूटेंट गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन शॉ बेहद शक्तिशाली होता है और उसके साथ मौजूद म्यूटेंट्स भी नए भर्ती हुए म्यूटेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी होते हैं। वे बहुत जल्दी युवा म्यूटेंट्स पर भारी पड़ जाते हैं। आखिरकार एंजल साल्वाडोर शॉ की टीम में शामिल होने का फैसला कर लेती है। इसी लड़ाई के दौरान डार्विन भी मारा जाता है। जब चार्ल्स जेवियर और एरिक को ये सब पता चलता है तो वे तुरंत डिवीजन X वापस लौट आते हैं। इसके बाद टीम की कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। हर म्यूटेंट को खास तरह का उपकरण दिया जाता है जो उन्हें अपनी शक्तियों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। इसी दौरान मिस्टिक और हैंक एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों ही अंदर से सामान्य इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें म्यूटेंट बनकर जीना पसंद नहीं है।
इसी कारण हैंक मिस्टिक के खून पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। आखिरकार वह मिस्टिक को बताता है कि उसने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया है जो उनकी म्यूटेंट शक्ल को बदलकर फिर से इंसानों जैसा बना सकता है। लेकिन मिस्टिक उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से मना कर देती है। वो हैंक से कहती है कि वह जैसी वास्तव में है उसी रूप में खुश है और अपनी म्यूटेंट पहचान को पूरी तरह स्वीकार करती है। वह कहती है कि अगर हैंक खुद को बदलकर इंसान बनना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। मिस्टिक की बातों से प्रभावित होने के बावजूद खुद को बदलने की चाह में हैंक आखिरकार उस फॉर्मूले को अपने शरीर पर आजमाने का फैसला करता है। शुरुआत में यह प्रयोग सफल दिखाई देता है और कुछ समय के लिए वह पूरी तरह सामान्य इंसान जैसा दिखने लगता है, लेकिन जल्द ही यह परिवर्तन भयानक रूप ले लेता है। उसका पूरा शरीर बदलकर एक विशाल नीले रंग के जानवर जैसे रूप में बदल जाता है। हालांकि उस सीरम में मिस्टिक का डीएनए भी मौजूद था, इसलिए हैंक की शारीरिक शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी उसकी शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। इसी बीच शॉ सफलतापूर्वक रूसी सरकार को अमेरिका पर हमला करने के लिए मना लेता है। रूसी सरकार शॉ को एक खास हेलमेट भी देती है जो टेलीपैथिक हमलों को रोक सकता है। उस पल के बाद कोई भी शॉ के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही उसके विचार पढ़ सकता है। शॉ की चालों में आकर रूसी सरकार अपनी नौसेना के जहाज अमेरिकी बेड़े की तरफ भेज देती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को पता चलता है कि रूसी जहाज सीमा पार कर चुके हैं तो वह तुरंत अमेरिकी युद्धपोतों को भी उस क्षेत्र की ओर बढ़ने का आदेश दे देते हैं। जल्द ही दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है और स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि किसी भी पल युद्ध शुरू हो सकता था। इसी समय शॉ एक बेहद चालाक कदम उठाता है। रूसी जहाजों के अंदर वो गुप्त रूप से सभी पायलटों और नौसेना अधिकारियों को मरवा देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं आखिरी समय में वे पीछे हटकर हमला रोक न दे। लेकिन ठीक उसी समय पूरी एक्समेन टीम वहां पहुंच जाती है। वे रूसी जहाजों में से एक का इस्तेमाल करके दूसरे रूसी जहाज को नष्ट कर देते हैं। जब अमेरिकी युद्धपोत ये देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर रूसी अपने ही जहाज को क्यों नष्ट करेंगे। इसी भ्रम के कारण अमेरिकी नौसेना पीछे हटने और उस क्षेत्र से दूर जाने का फैसला कर लेती है। इस तरह एक बहुत बड़ी वैश्विक तबाही टल जाती है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एरिक अब भी शॉ के लिए अपने अंदर भयानक नफरत रखता है, क्योंकि शॉ ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। एरिक अब अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता, इसलिए वह सीधे शॉ की पनडुब्बी की तरफ बढ़ता है ताकि आखिरकार उसे मार सके। उसी समय शॉ की म्यूटेंट टीम और चार्ल्स जेवियर की टीम के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी जबरदस्त टेलीपैथिक और चुंबकीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एरिक पूरी पनडुब्बी को समुद्र से बाहर उठा लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद सभी म्यूटेंट एक दूसरे से बेहद हिंसक लड़ाई करने लगते हैं। उसी समय चार्ल्स एरिक को रोकने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि शॉ को मारना नहीं चाहिए और उसे अमेरिकी सरकार के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि कानून अपराधियों को सजा देना जानता है। लेकिन एरिक उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। वो शॉ का वही खास हेलमेट उठा लेता है जो टेलीपैथिक शक्तियों को रोकता है और पहनने वाले के दिमाग में किसी को प्रवेश नहीं करने देता। जैसे ही एरिक वो हेलमेट पहनता है, चार्ल्स का उसके साथ मानसिक संबंध पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद एरिक वही सिक्का निकालता है जो शॉ ने उसके बचपन में उसके सामने रखा था। उसी सिक्के का इस्तेमाल करके एरिक धीरे धीरे शॉ को मार देता है। इसी बीच रूस और अमेरिका की सरकारें किनारे के पास घट रही इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रही होती हैं। म्यूटेंट्स की डरावनी शक्तियां देखने के बाद दोनों देशों को लगने लगता है कि म्यूटेंट पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसी डर के कारण वे सभी म्यूटेंट्स को एक साथ खत्म करने के लिए उनकी तरफ मिसाइलें दाग देते हैं। जब एरिक को पता चलता है कि इंसानों ने उन पर हमला किया है तो वो गुस्से से भर जाता है। अपनी चुंबकीय शक्तियों का इस्तेमाल करके वो सभी मिसाइलों को हवा में ही रोक देता है और उन्हें वापस सैन्य बेड़ों की तरफ मोड़ देता है। उसका इरादा इंसानों को मार डालने का होता है। मोइरा पास खड़ी ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। जो कुछ हो रहा था उसे और सहन न कर पाने के कारण वो बंदूक उठा लेती है और खुद एरिक को मारने की कोशिश करती है। लेकिन एरिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गोलियों को खुद से दूर मोड़ देता है। हालांकि इस अफरातफरी में एक गोली गलती से सीधे चार्ल्स जेवियर की रीढ़ की हड्डी में जा लगती है। इस वजह से चार्ल्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एरिक तुरंत चार्ल्स के पास भाग कर आता है और बहुत सावधानी से उसकी पीठ से गोली निकालता है। शुरुआत में एरिक मोइरा पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त की हालत के लिए वही जिम्मेदार है। लेकिन चार्ल्स एरिक से कहता है कि जो हुआ उसके लिए मोइरा दोषी नहीं है। ये सुनकर एरिक को एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं असली गलती शायद उसी की थी। उसे समझ आने लगता है कि चार्ल्स को गोली इसलिए लगी क्योंकि उसने खुद हिंसा का रास्ता चुना था। अब ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि चार्ल्स और एरिक की सोच और भविष्य के लिए उनके सपने पूरी तरह अलग हैं। एरिक मानता है कि म्यूटेंट्स को इंसानों से ऊपर उठकर अपनी शक्तिशाली सभ्यता बनानी चाहिए और इंसानों के उन्हें खत्म करने से पहले खुद मानवता को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी तरफ चार्ल्स का विश्वास है कि म्यूटेंट और इंसान एक ही दुनिया में शांति से साथ रह सकते हैं। इन्हीं बिल्कुल अलग विचारों की वजह से दोनों दोस्तों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। उनकी टीमें भी बंट जाती हैं।
यही वह कारण बनता है जिसकी वजह से बाद में चार्ल्स अपनी हवेली को जेवियर स्कूल में बदल देता है, एक ऐसी खास जगह जहां म्यूटेंट्स अपनी शक्तियों को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करना और उन पर महारत हासिल करना सीख सके। फिल्म के अंत में चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड मोइरा को किस करता है और फिर उसके दिमाग से म्यूटेंट से जुड़ी सारी यादें मिटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं मोइरा दुनिया को म्यूटेंट्स के बारे में सब कुछ न बता दे और उन्हें मीडिया तथा सरकारों के सामने उजागर न कर दे। इसी बीच एरिक पूरी तरह अपनी नई पहचान मैग्नेटो के रूप में स्वीकार कर लेता है।